के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी राज्यसभा चुनाव की, जिसकी 19 सीटों के लिए आज वोटिंग की जा रही है। यूं तो चुनाव का दायरा 8 राज्यों तक फैला हुआ है, लेकिन सबकी दिलचस्पी 3 सूबों पर है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अपने संवाददाताओं से हम इन तीनों राज्यों का अपडेट लेंगे, लेकिन पहले आज के चुनाव को लेकर कुछ अहम जानकारी आपको दे देते हैं। चुनाव 8 राज्यों की 19 सीटों पर हो रहा है। इनमें मध्य प्रदेश में 3, गुजरात में 4, राजस्थान में 3, झारखंड में 2, आंध्र प्रदेश में 4, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम में 1-1 सीट पर चुनाव किया जा रहा है। अगर गुजरात की ही बात कर लें तो यहां 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान पर हैं। कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार हैं, बीजेपी की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। ये गुजरात की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर 4 सीटों पर 5 उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बीजेपी से 3, कांग्रेस से 2। वहीं बात करें अगर गुजरात के समीकरण की, तो यहां 1 सीट जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन उनके पास 105 सीट ही हैं। ऐसे में उसकी नजर बीटीपी और एनसीपी विधायक पर टिकी हुई है। अगर कांग्रेस की बात करें तो अपने 8 विधायकों के इस्तीफे से वो मुश्किल में है। दोनों सीटों पर जीत के लिए उसे 70 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन उसके पास 65 विधायक ही हैं। जिग्नेश मेवानी के समर्थन से उसकी ताकत 66 हो गई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जरूरत से 4 सीटें पीछे है। अब आपको राजस्थान लिए चलते हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो यहां भी 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार हैं, 2 कांग्रेस की तरफ से, 2 बीजेपी की तरफ से। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से 2-2 उम्मीदवार, यानी यहां भी दिलचस्प खेल देखने को मिल सकता है। राजस्थान में 1 सीट पर जीत के लिए 51 वोटों की जरूरत है। कांग्रेस को 2 उम्मीदवार जिताने के लिए पार्टी को 102 मत चाहिए। उसके पास फिलहाल 107 सीट है। इस लिहाज से कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत तय है। राजस्थान की अगर बात कर लें, वहीं बीजेपी के पास कुल 75 सीटें हैं। ऐसे में पहले प्रत्याशी की जीत तो तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए 27 वोट कम पड़ रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। यहां की बात कर लें तो यहां भी 3 सीटों के लिए 4 प्रत्याशी, 4 उम्मीदवार हैं। यहां दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज राज्यसभा चुनाव के लिए उतरे। अगर यहां एमपी में कांग्रेस समीकरण की बात करें तो 1 सीट जीतने के लिए 52 वोट चाहिए। कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को 104 वोट चाहिए, लेकिन उनके पास सिर्फ 92 वोट हैं, यानी जरूरी वोट से 12 वोट कम है। ऐसे में कांग्रेस के लिए दूसरी सीट निकालना मुश्किल दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो उनके पास 107 सीटें हैं, यानी दोनों उम्मीदवारों के जीतने का रास्ता साफ है। बीजेपी ने यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और समर सिंह सोलंकी को उतारा। गोपी घांगर हमारी संवाददाता इस वक्त गुजरात से हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, यहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि 4 सीटों पर 5 कैंडिडेट है। इस वक्त समीकरण क्या कह रहे हैं, किसका पलड़ा भारी है? गोपी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नेहा, आपकी आवाज आ रही है। गोपी, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि बहुत दिलचस्प मुकाबला है गुजरात का, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है इस वक्त? बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि गुजरात का ये जो जंग है, राज्यसभा का चुनाव का जंग, ये काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अब जो बीजेपी का 3 सीट है और कांग्रेस की 2 सीट है। हालांकि अगर यहाँ पे जिस तरीके से वोटों की गिनती है, क्योंकि जो एमएलए की तादाद बीजेपी के पास 103 है, हालांकि उसमें 3 जो एमएलएज है वो अब प्रॉक्सी वोट डालने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मंजूरी ले ली है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को जहां 70 वोट चाहिए, वहीं उनके पास 65 वोट है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा, और खास करके इस पूरे चुनाव का दारोमदार जो है वो बीटीपी और एनसीपी पे रुका हुआ है, क्योंकि एनसीपी के जो एक विधायक है वो कल बीजेपी
की जो विधायक दल की मीटिंग थी वहाँ पे गए थे, लेकिन जो बीटीपी है, बीटीपी से अब भी बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों पार्टियां संपर्क में बनी हुई है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीटीपी किसे वोट देती है। भारतीय ट्राइबल पार्टी जो कि छोटू वसावा और उनके बेटे महेश वसावा जो दो विधायक है, देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि अहमद पटेल का जो चुनाव हुआ था 2017 का, तब हमने देखा था कि छोटू वसावा ने बीजेपी के दबाव के चलते भी कई कांग्रेस को वोट दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो जंग है ये बेहद दिलचस्प हो गया है। नेहा, लौटेंगे आपके पास गोपी। इस वक्त सीधे ले चलेंगे राजस्थान, जहां से हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरीके से तमाम समीकरण सामने आ रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए टेंशन की बात है राजस्थान में? और लगातार इस तरह की बातें आ रही थी, चर्चा आ रही थी कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, वैसे ही कुछ इस बार राज्यसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए होगा? नेहा, देखिए दोनों ही पार्टियों के नेता होटल में बंद थे। हम कैमरामैन को कहेंगे दिखाएं कि ये बस है, ये विधानसभा के अंदर बस आ चुकी है। ये बस बीजेपी के विधायकों को लेकर आई है। कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। जिस तरह से मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी हावी है, यहाँ पर अशोक गहलोत ने 9 जून को ही अपने विधायकों को लेकर होटल में बंद कर दिया और वहां से लगातार वहीं से सरकार चला रहे हैं। अब समझा जा सकता है कि कितनी गंभीर तरीके से कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में जुटी हुई है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल खुद पोलिंग एजेंट बन के सारे विधायकों से मॉक पोल करवाए। यहां तक कि सचिन पायलट ने भी वोट डाला तो उनको दिखाया कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। तो इस तरह के हालात है, कांग्रेस अपने कुनबे को बचाने में सफल हो गई। इस तरह से मनोवैज्ञानिक लाभ लेने के लिए बीटीपी जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उन विधायकों को भी अपने साथ ले ली है, जबकि गुजरात में उनका जो अध्यक्ष है वो उनके अभी क्लियर नहीं हो पा रही स्थिति, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने तोड़ लिया है। कुल 102 वोट ही चाहिए, लेकिन बीजेपी पर एक मनोवैज्ञानिक जीत के लिए 125 विधायकों को लेकर अशोक गहलोत खुद अपने जहां जेडब्ल्यू मैरियट में ठहरे हुए हैं वहां से अब बस में उन विधायकों को लेकर यहां विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी को 27 वोट चाहिए थी दूसरी सीट जीतने के लिए, जो दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन 27 का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है। और कल जब शाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे पास एक ही सीट जीतने की थी, हम एक ही सीट जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर बीजेपी में भी बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए बीजेपी ने बहुत ज्यादा रणनीति बनाई नहीं। वहां भी 2 खेमे हैं, वसुंधरा राजे के और जो मौजूदा खेमा है जो केंद्र के नजदीक माना जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ कहें, यहाँ तो कांग्रेस का पलड़ा आज के दिन में भारी है। अशोक गहलोत ने मैनेजमेंट कर लिया है और आज भी एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान में विधायकों को खरीदा जा रहा था। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हेमेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमेंद्र, कांग्रेस की राह आसान नहीं है एमपी में, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा चमकता हुआ चेहरा बीजेपी ने उतारा है और शायद उनका करिश्मा यहाँ चल जाए। बिल्कुल, बीजेपी के लिए जहां तक मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनावों का सवाल है, बीजेपी ने ये लड़ाई जिस दिन कमलनाथ सरकार गिराई थी उसी दिन जीत ली थी और आज जो है भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों का राज्यसभा में जीतकर जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय 107 विधायक है। 52 विधायकों की प्रथम प्राथमिकता वाले वोट एक राज्यसभा कैंडिडेट को चाहिए, तो 104 से वो जीत जाते हैं। इसके अलावा 7 अन्य हैं, जिसमें 2 बसपा के हैं, 1 सपा का है और 4 जो है इंडिपेंडेंस है। इन 7 के 7 लोगों में जिनमें से एक जो है मंत्री भी थे कमलनाथ की सरकार में, इन सब ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपना कहा है और बीजेपी से ये लोग जाके मिले हैं। तो बीजेपी की जीत जो है तय है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह उम्मीदवार हैं पहले प्राथमिकता वाले, और उसमें वो जरूर दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति और कमलनाथ की और दिग्विजय सिंह की जो राजनीति है उसमें कामयाब जरूर हुए हैं और वो दिग्विजय सिंह राज्यसभा में भी एक सीट जो है कांग्रेस लेके जाएगी। साथ ही हेमेंद्र, क्योंकि कोरोना का संक्रमण का दौर है, ये कोई सामान्य वक्त तो है नहीं वोटिंग का, ऐसे में किस तरह की तैयारियां इसको लेकर की गई हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और तमाम जो दूसरे और प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा सके? जी देखिए, एक तो जो विधायक कोरोना संक्रमित हैं उनमें से एक कुणाल चौधरी कांग्रेस के विधायक थे, हालांकि वो अब अपने घर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने विधानसभा ने उनको एक ऑप्शन दिया था कि वो
पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अंदर जो है सिर्फ जो वोटर्स हैं, जो विधायक हैं, उन्हीं को जाने की अनुमति है। यहाँ तक कि मीडिया को भी लगभग आधा पौना किलोमीटर पहले ही रोक लिया गया है। कोई भी विधानसभा के गेट तक भी नहीं जा पा रहा है। तो तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स जो है उनको फॉलो किया जा रहा है। पूरी तैयारियां हैं, लेकिन तैयारियां की गई हैं और ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नतीजा रहने वाला है, क्योंकि आज वोटिंग 9 बजे से 4 बजे शाम तक होने वाली है। ऐसे में हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कर्नाटक में निर्विरोध 4 उम्मीदवार चुन लिए गए हैं, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, एच डी देवेगौड़ा, ईरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती शामिल हैं। ईरन्ना और कडाडी, अशोक गस्ती माफ कीजिएगा, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और एच डी देवेगौड़ा भी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 4 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार हम आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे चीन के साथ ताजा विवाद की, जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल शामिल होंगे। विपक्ष ने इसे देर से लिया गया सही फैसला बताया। आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की जाएगी। 58 साल बाद भी चीन की बदनीयती और हमारी जमीन पर उसकी ललचाई नजर जस की तस बनी हुई है। 6 दशक में कुछ नहीं बदला। उसकी कथनी और करनी में तब भी फर्क था, अब भी साजिश बरकरार है। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत के बाद पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। सीमा पर 2 महीनों से गतिरोध बना रहा, जो अब भी जारी है। यही वजह है कि सरकार ने देश में एक राय बनाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी प्रमुख दलों की नुमाइंदगी होगी। माना जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, जेडीयू से नीतीश कुमार, टीएमसी से ममता बनर्जी, जेएमएम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेडी से सीएम नवीन पटनायक, टीआरएस से सीएम के चंद्रशेखर राव, वाईएसआर कांग्रेस से सीएम जगमोहन रेड्डी और अकाली दल से सुखबीर बादल शामिल होंगे। ममता समेत तमाम दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि विपक्ष ने इसे देर में लिया गया फैसला भी बताया है। सरकार से हमारी निरंतर ये मांग रही कि विपक्षी दलों के नेतृत्व को, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नेतृत्व को विश्वास मिले। उसमें देरी ज़रूर हुई है और प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बैठक बुलाई है, वो अच्छी बात है। तो उसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि देश की संसद को ये अधिकार बनेगा हर तथ्य की जानकारी लेने का। चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे। हमने देखा है जब वह प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर झूले पर बिठाते थे। तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए, लेकिन चाइना पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। यही चाइना है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धोखा दिया और यही चाइना है नरेंद्र मोदी जी को भी धोखा दिया है। सीमा पर अप्रैल में शुरू हुए तनाव के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ने इस संबंध में चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, डीएमके से एमके स्टालिन, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। जरूरी है चीन के प्रति एक नीति बने जिस पर सभी राजनीतिक दल की मुहर हो। पूरा देश इस फैसले के पीछे खड़ा रहे, क्योंकि बीजिंग से जारी नीति और जमीन पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की करतूत अलग होती है और ये साजिश सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। आनंद पटेल और राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। गलवान वैली में चीन से हिंसक झड़प को लेकर आज शाम 5 बजे यह सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन बैठक से पहले न्योते पर विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी नाराज है कि उसे नहीं बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने ट्वीट कर यह नाराजगी जताई है। केंद्र में एक अजीब अहंकारी ग्रस्त सरकार चल रही है, ये ट्वीट में लिखा गया है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी है, 4 सांसद हैं, देश भर में संगठन है, लेकिन किसी महत्वपूर्ण विषय पर भाजपा को आपकी राय नहीं चाहिए। बैठक में प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, पूरे देश को इंतजार है। लेकिन ये वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जो आज सर्वदलीय बैठक में शामिल होने वाले हैं, जिन न्योता दिया गया है।
और अब बात चीनी सैनिकों से लड़ते हुए गलवान वैली में शहीद जवानों की। लद्दाख में चीन के साथ झड़प में बिहार के कई जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसमें वैशाली के रहने वाले जवान जय किशोर सिंह भी शहीद हुए थे। जय किशोर सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव जब पहुंचा तो हर तरफ गमगीन माहौल हो गया। हर कोई तिरंगे में लिपट कर आए, अपने लाल को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। लोगों में शहादत का गम तो था ही, लेकिन साथ ही चीन के खिलाफ गुस्सा भी था। हर कोई चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा था। वहीं बिहार में ही भोजपुर के रहने वाले चंदन कुमार ने चीन के खिलाफ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। चंदन कुमार के गांव में उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। और अब बात चीन को लगने वाले आर्थिक झटके की करेंगे, क्योंकि सीमा पर चीन को सबक सिखाने के लिए सेना तैयार है। वहीं देश में अब चीन के सामानों के बहिष्कार ने जोर पकड़ लिया है। हिंदुस्तान से कमाई करने वाला चीन पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही कर रहा है। ऐसे में अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी है। 20 शहीदों की शहादत पर आज हिंदुस्तान का खून खौल रहा है। ये गुस्सा है देश की पीठ पर धोखे का खंजर भोंकने वाले चीन के खिलाफ। लोगों के दिलों का ये उबाल अब सड़कों पर दिख रहा है। चीन के झंडे और जिनपिंग के पोस्टर जलाए जा रहे हैं। कोई टीवी तोड़ रहा है तो कोई चीनी सामान का बहिष्कार कर रहा है। देश अब चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध नहीं रखना चाहता। वहीं सरकार भी अब चीन को आर्थिक झटका देने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार चीन से आने वाले माल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का मूड बना रही है। इसे लेकर कॉमर्स मंत्रालय वित्त मंत्री के साथ बातचीत कर रहा है। भारत चीन से करीब 14% सामान आयात करता है। 2019-20 के बीच करीब 63 बिलियन का सामान भारत ने चीन से खरीदा। वहीं टेलीकॉम मंत्रालय ने BSNL को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। भारतीय रेलवे ने भी चीनी कंपनी से अपना एक करार खत्म कर दिया है। 2016 में चीनी कंपनी से 471 करोड़ का करार हुआ था। इसके साथ ही व्यापारिक संगठन भी चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है। इसने एक खुले पत्र में आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, विराट कोहली, श्रद्धा कपूर, सलमान खान जैसे एक्टर से चीनी ब्रांड के विज्ञापन न करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी से चीनी सामान के बहिष्कार के अभियान भारतीय सामान हमारा अभिमान से राष्ट्रहित में जोड़ने का आह्वान किया। पटना में पप्पू यादव ने जेसीबी मशीन पर चढ़कर चीन के विज्ञापन के पोस्टरों में कालिक पोथी। पप्पू पटना के इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध करने पहुंचे। वहीं चाइनीज कंपनी और उसके विज्ञापन पर रोक लगाने की मांग की। उधर मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने तो रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड पर भी रोक लगाने की मांग कर डाली। चाइनीज होटल्स है, चाइनीज रेस्टोरेंट है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगानी चाहिए और चाइनीज रेस्टोरेंट चलाने वालों ने चाइनीज रेस्टोरेंट बंद करना चाहिए। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक चीन के सामानों के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है। लोग चाइनीज टीवी और LED तोड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार से बड़ा एक्शन लेने की मांग की जा रही है। आज तक ब्यूरो। तो चीन के खिलाफ देश में गुस्सा उबल रहा है। चीन ने जिस तरह से बॉर्डर पर हिंदुस्तान को धोखा दिया है, उसके खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोग चीनी सामान जलाकर उसे तोड़कर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं रीवा, गया और आगरा की, जहां पर चीनी सामान का बहिष्कार करने के लिए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 3,752 नए केसेस आने के बाद महाराष्ट्र में कुल कोरोना संक्रमण के 1,20,000 के आंकड़े को पार कर गया है महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 100 लोगों की यहां जान गई है। मुंबई की ही बात करें, यहां पर 1288 नए मामले सामने आए, जबकि 67 लोगों की मौत हुई है। यूं तो कोरोना देश भर में कहर ढा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र पर इस वायरस का शिकंजा कुछ ज्यादा ही कसता जा रहा है। गुरुवार को एक ही दिन में कोरोना के 3,752 मामले सामने आए हैं।
ये एक दिन में रिकॉर्ड की जाने वाली मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। 24 घंटे में वायरस ने 100 लोगों की जान ले ली। इसी के साथ महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 1,20,504 तक पहुंच गया है। अब तक 5,751 मरीज जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त 53,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि करीब 60,000 लोगों ने इस चीनी वायरस से जंग जीती है। कोरोना की सबसे ज्यादा मार मायानगरी मुंबई पर पड़ी है। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 63,000 के करीब पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या 3,300 से ज्यादा है। गुरुवार को 1,288 नए मरीज कोरोना पीड़ितों की लिस्ट में शुमार हो गए, जबकि 24 घंटे में 67 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना से जूझ रही मुंबई में बीएमसी के एक सर्कुलर ने हंगामा खड़ा कर दिया है। बीएमसी ने कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट मरीज या परिजनों को सीधे दिए जाने पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट पहले बीएमसी के पास भेजी जाएगी। बीएमसी की दलील है कि जरूरतमंद मरीजों को बेड मिले, इसलिए रिपोर्ट की दोबारा जांच जरूरी है। बीएमसी के इस सर्कुलर के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। बीजेपी विधायक राम कदम का कहना है कि बीएमसी कोरोना पीड़ित और उसके परिवार की मुश्किलें बढ़ा रही है। बीएमसी ने ऐसा कानून लाया है कि पेशेंट का रिपोर्ट पेशेंट को नहीं सौंपा जाएगा, वो बीएमसी को दिया जाएगा। अब पेशेंट को रिपोर्ट मिले, ये उसका मौलिक अधिकार है। ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनके पास अस्पताल में बेड नहीं है। वो छुपाने के लिए जो पेशेंट का मौलिक अधिकार है कि उसको रिपोर्ट मिले, वो रिपोर्ट देने से ये मना कर रहे हैं। ये कह रहे हैं रिपोर्ट हमारे पास आएगा। वायरस के कोहराम के बीच मुंबई में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। बारिश में नमी बढ़ने के साथ संक्रमण और तेजी से बढ़ने की आशंका है। आईसीएमआर का मानना है कि अधिक तापमान में कोरोना मरीज के छींकने पर ड्रॉपलेट 3 से 4 घंटे में सूख जाते हैं, लेकिन बारिश में ये सूखेंगे नहीं बल्कि और फैलेंगे। मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और अब बात करते हैं कोरोना संक्रमण की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना में ताजा आंकड़े कोरोना की जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कोरोना के कुल केसेस 3,80,532 हैं। ठीक हुए लोगों की संख्या 2,04,711 है। वहीं मौत का आंकड़ा 12,573 है। अच्छी बात यह है कि जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा है। हालांकि 12,500 से ज्यादा मरीजों को कोरोना से जान भी गंवानी पड़ी है। 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 13,500 केसेस बढ़े हैं। ये किसी भी एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला मामला है। हालांकि कल 10,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, लेकिन एक ही दिन में कोरोना से 336 लोगों की जान भी चली गई। और अब बात एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। कल पटना में सुशांत की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की गई। उधर मुंबई के बांद्रा पुलिस इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है कि सुशांत ने किन वजहों से खुदकुशी की। पुलिस ने यशराज फिल्म से सुशांत के बीच हुए करार की कॉपी मांगी है। साथ ही सुशांत की दोस्त से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई। गंगा के आंचल में समा गया सुशांत नाम का वो सितारा, जिसने इसी पटना के इसी गंगा घाट पर, इसी गंगा की लहरों पर सफलता के शिखर तक चढ़ जाने की ललक लिखी थी। सुशांत शून्य में समा चुके हैं, मगर उनकी मौत की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही है। इधर परिवार गमगीन है और उधर बांद्रा की पुलिस जानने में जुटी है कि सुशांत ने खुदकुशी क्यों की। बांद्रा पुलिस ने सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सुशांत ने आखिरी बार रिया से ही बात की थी। पुलिस ने रिया का बयान रिकॉर्ड किया। बांद्रा पुलिस ने अब तक सुशांत से जुड़े 12 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बांद्रा पुलिस ने यशराज फिल्म्स और सुशांत के बीच हुए करार की कॉपी मंगाई है। सुशांत राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि सुशांत की मौत फांसी लगाने से हुई है, लेकिन तमाम आवाजें उठी कि सुशांत को फांसी लगाने के लिए फिल्मी दुनिया के झंडा बरदारों ने मजबूर किया। आवाज उठी कि फिल्मी दुनिया के स्वयंभू खुदाओं ने सुशांत की जिंदगी को खुरदुरी कर दिया था, इसलिए उन्होंने जान दे दी। इसके बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने तय किया कि सुशांत की मौत की जांच दुश्मनी के एंगल से भी की जाएगी। इस बीच सूत्रों से खबर है कि सुशांत ने जान देने से पहले नौकरों का फाइनल पेमेंट किया था। साथ ही उन्होंने अपने कुछ उधार भी क्लियर कर दिए थे। उन्होंने नौकरों से कहा था कि वे अब आगे उन्हें पैसे नहीं दे पाएंगे। ये सुनकर नौकर थोड़े निराश भी हुए थे।
वहीं सुशांत के घर की छानबीन से पता चला है कि उन्हें पढ़ने का बेहद शौक था, खासकर फिजिक्स में ज्यादा दिलचस्पी थी। उनके घरों से 5 डायरी मिली हैं। पुलिस जांच कर रही है कि एक काबिल पढ़े लिखे शानदार अदाकार के साथ ऐसा क्या घटा कि उसने जिंदगी की बजाय मौत को चुन लिया। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।